ईडूटोपिया में छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समसामयिक विषयों पर चर्चा की। लखनऊ में युवाओं को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से अवगत कराने के उद्देश्य से आज होटल पिकेडिली में सेवियर एनवायरोटेक के तत्वाधान में आयोजित ईडूटोपिया में छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समसामयिक विषयों पर चर्चा की। शिखा सिन्हा के संयोजन एवं वामिका बंद्रा, वाजिद समृद्धि और वरीशा के निर्देशन में हुए शैक्षणिक ईडूटोपिया कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 6 समूह में सहभागिता कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य विषयों पर चर्चा परिचर्चा कर तार्किक और बौद्धिक प्रतिभा प्रदर्शित की। समारोह में डॉक्टर बनानी प्रिया खतरा और नेहा वर्मा ने शिक्षा, चिकित्सा और सौंदर्य के क्षेत्र में कैसे करियर बनाए इस विषय पर जानकारी साझा की। इसके पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि तृप्त बिंद्रा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रेखा रिजवी, निहारिका सिंह, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर ममता सोनकर, मौसमी बागवानी, दीपिका शुक्ला और रोहित वर्मा सहित विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मेरा नाम मामिका बंद्रा है, मैं सीवन की सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये इवेंट में 2 चीज़ें हैं, एक तो MUI मॉडल नाइट ऑफ नेशंस जो उन्होंने समझाया और दूसरी चीज़ है आज द एक्सपर्ट्स। आज द एक्सपर्ट्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स के, डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गया। एक पैनल के फॉर्म में बैठे और बच्चों से बात करेंगे। ये करियर काउंसलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज करियर काउंसलिंग आपको गाइड करता है कि आप करियर की तरफ कैसे जा सकते हो। जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको डायरेक्ट बताएंगे कि क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है जो उस करियर की जो वो चूज़ करना चाहते हैं। अब MUN क्यों करना है? MUN का फ़ायदा ये है कि बिकॉज हमारे पास अलग अलग कमेटी है, जो बच्चों को जिस कमेटी में इंटरेस्ट है वो उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो और चीज़ें जान सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ उन बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उनको एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सकता है कि डिबेट कैसे करी जाती है, बात कैसे की जाती है, मुद्दा कैसे रखा जाता है। तो यही पूरा एस्पेक्ट है हमारे इवेंट का और हम ये MUN करवा रहे हैं। आप जरा ओवरसीज के बारे में, एजुकेशन के बारे में। मेरा नाम नेहा वर्मा है, मैं सोफिया कंसल्टेंट से हूँ। हम एक 28 साल पुरानी कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया से रन करते हैं अपने आप को। इस माध्यम से मतलब एडूटोपिया के द्वारा हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको कौन सा राइट कंट्री लेना चाहिए, किस कोर्स में अप्लाई करना चाहिए और किस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत एजेंट्स हैं मार्केट में जो ये कहते हैं कि हमें ये कोर्स करना चाहिए, आपको ये फ़ायदा होगा, पर उनमें उनका फ़ायदा होता है। पर हम बच्चों को वो कोर्स सजेस्ट करते हैं जिनमें उनका फ़ायदा होगा, जिनसे वो इतना पैसा जो डालते हैं उसका उनको रिटर्न मिले, वो एंड टू एंड सोल्यूशन मिले। हमारे जो टाइप्स हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, चाहे वो UK में बच्चे टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, चाहे वो रसल ग्रुप है, चाहे US में आईवी लीग, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, ये ना सब बच्चों के सपनों की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हम स्कॉलरशिप्स के ज़रिए उनको उन यूनिवर्सिटी से मिलाते हैं ताकि वो फ्री एजुकेशन ले सकें और गाइडेंस ले सकें हमसे। तो यही हमारा माध्यम है। और आज जुड़ने का ये कारण है कि जब मैंने मैम से बात करी तो इन्होंने बताया कि यहाँ बहुत पैसे लिए जाते हैं बच्चों से, सिर्फ काउंसलिंग के भी 1.5 लाख तक लिए जाते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए। बट जब वो बच्चे सोफिया के साथ जुड़ेंगे, हम एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, हम बच्चों से चार्ज नहीं करते, ज़ीरो रिस्क रहता है, तो वी डोंट चार्ज एनीथिंग और हम बच्चों को सोल्यूशंस देते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का जो वो लेके आते हैं। किसी को बजट की प्रॉब्लम है, किसी के पॉकेट्स डीप नहीं है, किसके पास बहुत पैसे हैं, तो मतलब जिसका जो बजट है, जिसकी जो एस्पिरेशन है, जिसकी जो ड्रीम है, उसको पूरा करने के लिए हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उनको काउंसलिंग देते हैं। आज भी मौका यही है कि हम उन बच्चों को बता पाएँ कि उनके लिए क्या सही है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता उनके लिए सही क्या है। जो माँ बाप कहते हैं वो उनको समझ नहीं आती, तो हम उस ज़रिए में उनको समझाएंगे कि ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो क्या आप कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं जिससे कि बच्चों को साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं कि उसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए और किस तरह से जा सकता है? पहले तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि बच्चा 11वीं या 12वीं में क्या ले रहा है, क्योंकि हमारे पास जो 90% बच्चा आता है वो 12वीं के बाद ही आता है, जिसने अपनी ड्रीम चुन ली होती है, उसको क्या करना है, वो आर्ट्स का है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो 11वीं में भी हुए हैं, उनको हम ज़रूर बताते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप नॉन मेडिकल या मेडिकल लीजिए, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, या मेडिकल फील्ड में बच्चों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो इंडिया की मेडिकल फील्ड है वो उतनी डेवलप नहीं है। जो बाहर के लोग, जो बाहर की टेक्नोलॉजी से हम बच्चे अपने आप को बदल सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारा जोर रहता है। जैसे मेडिकल के फील्ड में, जैसे आप ये देखें रशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर भी, अगर आपने देखा होगा जब वो बच्चे पढ़ाई करके इंडिया में वापस आते हैं
तो उनको वो रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स की जॉब नहीं मिलती जो यहाँ के MD डॉक्टर्स लेते हैं। तो हम उनको ये प्रेफर करते हैं कि आप जो अपनी एजुकेशन है वो ऐसे फील्ड में लिए जहाँ उनकी ज़रूरत है। जैसे कनाडा में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है, US में मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो उस तरह के कोर्सेज वहाँ पे ओल्ड केयर नर्सिंग चलती है, वहाँ नर्सिस की डिमांड है। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो वहाँ के लोगों को ही पसंद करते हैं। हम भी हैं, अब मैं इंडियन हूँ, अगर मैं बाहर के मुल्क में रह रही हूँ तो मैं ये देखूँगी कि वो अंग्रेज़ी होना चाहिए, हमारी ये सोच रहती है। तो हम लोगों के लिए वो प्रोफेशंस हैं जो इंडियन कम्युनिटी जाती है, उनके लिए वो प्रोफेशंस हैं जिनके लिए दे कैन रन द इकॉनमी, जो लोग उनकी इकॉनमी को रन कर सकें और जो बहुत ज़्यादा पढ़ सकें, क्योंकि उसके लिए बहुत डीप पॉकेट चाहिए। अगर बच्चे ने डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो वो कर ही नहीं सकता, तो बच्चा ऐसे कोर्सेज के लिए जाता है जैसे वो मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और बहुत ऐसे कोर्सेज हैं, रिटायरमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट, कॉन्टिन्यूड केयर असिस्टेंट, जहाँ पे वो बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं और उनके मुल्क को भी बदल सकते हैं और अपने आप को सेटल जल्दी कर पाते हैं। थैंक यू। चलती है जिसमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग पार्टीज के MLAs को बनाया जाता है एंड देन फिर उनको उन MLA की तरह पर्सोनेट करके डिबेट करनी होती है। फिर हमारे पास आते हैं अलग अलग कमेटी, जैसे UN कमेटी जो बहुत फेमस होती है। UN कमेटी हमारी बेसिक कमेटी होती है, जैसे जो बच्चा MBA सबसे पहले करता है उसको, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इतने घुसे नहीं होते बट इन्हें डिबेट करनी होती है और मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस में घुसना होता है और उनकी अमेरिकन पार्लियामेंट्री और यूनाइटेड नेशंस इन टोटल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो UN में आते हैं। UN में हमारे पास अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, पर सबसे ज़्यादा MUNs में जो कराते हैं वो है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, UNCSW। यहाँ पे हम औरतों के बारे में बात करते हैं, औरतों के राइट्स के बारे में बात करते हैं और अलग अलग केसेस जो औरतों से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास आता है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जहाँ पे हम औरतों पे ही ना फोकस करके नॉर्मल ह्यूमन की राइट्स, उनकी जस्टिस, उनकी फ्रीडम, उनकी इमांसिपेशन, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारी आती है क्राइसिस कॉन्फ्रेंस। अब MUN में अगर हम इंडिया बस पार्लियामेंट से डिबेट कराएं तो बहुत बोरिंग हो जाती है, तो इसको थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए हम CTT कराते हैं, काउंसिल ऑफ ट्विस्टेड टाइमलाइंस। इसमें जैसे हमारी बहुत सारी मूवीज़ होती हैं, जैसे 2 पैरेलल यूनिवर्स आ जाए, या फिर हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं हमारे स्पेस के बारे में कि एक स्टार है एंड देन फिर वो ब्लैक होल बन गया एंड देन व्हाट इज़ इन ब्लैक होल, और उसमें अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स, या फिर आप पुनर्जन्म का ले लीजिए, तो अलग अलग यूनिवर्सेस होते हैं, तो हम उसको मिलाकर करते हैं। CTT एक साइंटिफिक एस्पेक्ट उठाता है और उस साइंटिफिक एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि दुनिया कितनी अलग होती। अगर मान लीजिए कि किसी 100 साल पहले कोई देशभक्ति ने कभी देशभक्ति का काम ही ना किया होता, तो उसकी वजह से हमारा देश बहुत अलग होता। सिमिलरली हम लोग ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स उठाते हैं देश भर के, जैसे अगर नेल्सन मंडेला कभी जेल ही ना गए होते तो साउथ अफ्रीका बहुत अलग होता। अब वो लोग ऐसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव्स उठाते हैं CTT। सिमिलरली हमने एक और कमेटी बनाई है फिक्शनल, जो और कहीं होती नहीं है, UNCWASA। उसमें हमने एक कंट्री की बात की है जो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती और उसको हमने UN में लाने की बात की है कि कुछ कंट्रीज़ अभी भी देयर कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उन कंट्रीज़ का इंक्लूजन कैसे होगा इन द UN। हमारा मेन टॉपिक था वो इस कमेटी को बनाने के लिए, और ताकि छोटे बच्चे इसके बारे में जान सकें, हमने उसमें थोड़ा बच्चों वाली चीज़ें ऐड कर दी, सुपर हीरो वगैरह का, ताकि उन लोग को इसे आसानी से समझ में आ जाए। फिर हमारे पास आता है एक IPC इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर बच्चा मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस कर रहा है और वो पार्लियामेंट या फिर वो डिबेट में इतना अच्छा नहीं है, तो क्यों हम क्रिएटिव बच्चों को पीछे छोड़ें, हम उनको भी इस चीज़ में लाते हैं। IPC में हमारा आता है फोटोग्राफी, जर्नलिज्म और कैरिकेचर, जिसमें बच्चे जो फ़ोटो खींचने में बहुत अच्छे हो, वीडियोग्राफी में बहुत अच्छे हो, या फिर जो आर्टिकल्स में बहुत अच्छे हो, या फिर जो कैरिकेचर दैट इज़ ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, उनको भी हम बुलाते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा पाए और लोगों को बता पाए कि क्रिएटिवनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट इन कमेटीज़ के उन पॉइंट्स को उठाते हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये लिखित वे में हो सकता है, जर्नलिस्ट में, या फिर वर्बली भी हो सकता है उनकी इंटरव्यूज़ में, ड्राइंग की वे में कैरिकेचर्स को दिखाते हैं और फोटोज़ और वीडियोज़ में उसको फोटोग्राफर्स मोमेंट को बेसिकली कैप्चर करते हैं। प्रेजेंट इशू पे क्या कुछ डिस्कशन हुआ ऐसा? जी प्रेजेंट इशू पे OTT कुछ हुआ कि प्लेटफॉर्म है नहीं? या दूसरे
फ्रीडम टू स्पीच है, इस पर किस तरह से आपने किया? अभी AIPPM में हम लोग ने OTT रेगुलेशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म पे बात करी थी, पर रणवीर अलाहाबादिया केस पे बात करी थी। जो अभी हमारे देश में काफ़ी प्रेवलेंट है और आई थिंक बच्चे OTT प्लेटफॉर्म बहुत देखते हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुसे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज थी। तो हमने सोचा कि जैसे बाकी MUNs में लोग यूजुअली बिल्स के बारे में बात करते हैं, क्यों ना हम एक्चुअल टॉपिक के बारे में बात करें जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि काफ़ी लोगों को इस केस से रिलेटेड बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो इसलिए हमने ये एजेंडा चूज किया। OTT जिसमें लोकसभा के हम लोग बच्चे लोकसभा के MP MLA का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी तरह लॉज बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही MUN में वो लोग इसको इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। वो लोग कंट्री के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, वो बिल्स पास करते हैं, वो लॉज बनाते हैं। जैसे एंटार्क्टिका में लॉज, एंटार्क्टिका की कंट्री नहीं होती होती ना, तो वहाँ के लॉज UN में बनते हैं। स्पेस में क्या होगा, स्पेस के लॉज UN में बनते हैं। हम बच्चों को उन कंट्रीज़ के POV पे बैठाते हैं और फिर हम उनसे उन कंट्रीज़ के बेसिस पे सॉल्यूशंस निकलवाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी डू इन तो दूसरा ये कि जो इसमें जो सेशन हुए हैं, किस तरह के सेशन किए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेशन है, उसमें क्या क्या किया गया ये बताइए। हमारे यहाँ 6 किस्म की कमिटीज़ हैं, उसमें से 5 डिबेट कमिटीज़ हैं। एक है AIPPM इज़ ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज़, जो रूलिंग पार्टी होती है असली वर्ल्ड में, वो बैठाती है AIPPM, एंड उसमें वो लोग ऐसी चीज़ डिस्कस करते हैं बिकॉज AIPPM के जो प्रोसीजर होते हैं वो लोकसभा से कम फॉर्मल होते हैं। तो AIPPM इसलिए बैठाई जाती है, वहाँ पे वो लोग MLA और MP के अलावा भी लोगों को बुला सकते हैं। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के बारे में हम मेनली बात करते हैं। MUN में बहुत सारे कमिटीज़ होते हैं, जिसमें एक AIPPM होता है, उसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज़ मीट। ये एक ही कमेटी है जिसमें बाइलिंगुअल चलता है, जिसमें हिंदी भी चलती है, जिसमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग पार्टीज़ के MLAs को बनाया जाता है एंड देन फिर उनको उन MLA की तरह पर्सोनेट करके डिबेट करनी होती है। फिर हमारे पास आते हैं अलग अलग कमेटी, जैसे UN कमेटी जो बहुत फेमस होती है। UN कमेटी हमारी बेसिक कमेटी होती है, जैसे जो बच्चा MUN सबसे पहले करता है उसको, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इतने घुसे नहीं होते, बट इन्हें डिबेट करनी होती है और मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस में घुसना होता है, और उनकी अमेरिकन पार्लियामेंट्री और यूनाइटेड नेशंस इन टोटल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो UN में आते हैं। UN में हमारे पास अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, पर सबसे ज़्यादा MUNs में जो कराते हैं वो है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, UNCSW। यहाँ पे हम औरतों के बारे में बात करते हैं, औरतों के राइट्स के बारे में बात करते हैं, और अलग अलग केसेस जो औरतों से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास आता है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जहाँ पे हम औरतों पे ही ना फोकस करके नॉर्मल ह्यूमन की राइट्स, उनकी जस्टिस, उनकी फ्रीडम, उनकी इमांसिपेशन, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारी आती है क्राइसिस कमेटी। अब MUN में अगर हम इनके पास पार्लियामेंट से डिबेट कराएं तो बहुत बोरिंग हो जाती है, तो इसको थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए हम CTT कराते हैं, काउंसिल ऑफ ट्विस्टेड टाइमलाइंस। इसमें जैसे हमारी बहुत सारी मूवीज़ होती हैं, जैसे 2 पैरेलल यूनिवर्स आ जाए, या फिर हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं हमारे स्पेस के बारे में कि एक स्टार है एंड देन फिर वो ब्लैक होल बन गया एंड देन व्हाट इज़ इन ब्लैक होल, और उसमें अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स, या फिर आप पुनर्जन्म का ले लीजिए, तो अलग अलग यूनिवर्सेस होते हैं, तो हम उसको मिलाकर करते हैं। CTT एक साइंटिफिक एस्पेक्ट उठाता है, और उस साइंटिफिक एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि दुनिया कितनी अलग होती। अगर मान लीजिए कि किसी 100 साल पहले कोई देशभक्ति ने कभी देशभक्ति का काम ही ना किया होता, तो उसकी वजह से हमारा देश बहुत अलग होता। सिमिलरली हम लोग ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स उठाते हैं देश भर के, जैसे अगर नेल्सन मंडेला कभी जेल ही ना गए होते तो साउथ अफ्रीका बहुत अलग होता। अब वो लोग ऐसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव्स उठाते हैं CTT में। सिमिलरली हमने एक और कमेटी बनाई है फिक्शनल, जो और कहीं होती नहीं है, UNCWASA। उसमें हमने एक कंट्री की बात की है जो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको हमने UN में लाने की बात की है कि कुछ कंट्रीज़ अभी भी देयर कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उन कंट्रीज़ का इंक्लूजन कैसे होगा इन द UN। हमारा मेन टॉपिक था वो इस कमेटी को बनाने के लिए, और ताकि छोटे बच्चे इसके बारे में जान सकें, हमने उसमें थोड़ा
बच्चों वाली चीज़ें ऐड कर दी, सुपर हीरो वगैरह का, ताकि उन लोगों को ये सब आसानी से समझ में आ जाए। फिर हमारे पास आता है एक IPC इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर बच्चा मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस कर रहा है और वो पार्लियामेंट या फिर वो डिबेट में इतना अच्छा नहीं है, तो क्यों हम क्रिएटिव बच्चों को पीछे छोड़ते हैं, हम उनको भी इस चीज़ में लाते हैं। IPC में हमारा आता है फोटोग्राफी, जर्नलिज्म और कैरिकेचर, जिसमें बच्चे जो फ़ोटो खींचने में बहुत अच्छे हो, वीडियोग्राफी में बहुत अच्छे हो, या फिर जो आर्टिकल्स में बहुत अच्छे हो, या फिर जो कैरिकेचर दैट इज़ ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, उनको भी हम बुलाते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा पाए और लोगों को बता पाए कि क्रिएटिवनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट इन कम्युनिटीज़ के उन पॉइंट्स को उठाते हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये लिखित वे में हो सकता है, जर्नलिस्ट में, या फिर वर्बली भी हो सकता है उनकी इंटरव्यूज़ में, ड्राइंग के वे में कैरिकेचर्स को दिखाते हैं, और फोटोज़ और वीडियोज़ में उसको फोटोग्राफर्स मोमेंट को बेसिकली कैप्चर करते हैं। प्रेजेंट इशू पे क्या कुछ डिस्कशन हुआ ऐसा? जी। प्रेजेंट इशू पे OTT कुछ हुआ कि प्लेटफॉर्म है नहीं? या दूसरे फ्रीडम टू स्पीच है, इस पे किस तरह से आप लोगों ने अभी AIPPM में हम लोग ने OTT रेगुलेशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म पे बात करी थी, और रणवीर अलाहाबादिया केस पे बात करी थी। जो अभी हमारे देश में काफ़ी प्रेवलेंट है, और आई थिंक बच्चे OTT प्लेटफॉर्म बहुत देखते हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुसे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज थी। तो हमने सोचा कि जैसे बाकी MUNs में लोग यूजुअली बिल्स के बारे में बात करते हैं, क्यों ना हम एक्चुअल टॉपिक के बारे में बात करें जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि काफ़ी लोगों को इस केस से रिलेटेड बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो इसलिए हमने ये एजेंडा चूज़ किया। OTT प्लेटफॉर्म कारखान